नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शर्मा जनजन संवाद से। आज हम आए हुए हैं मंदसौर में डॉक्टर गिरीश जी भार्गव के यहाँ। ये कोई आम डॉक्टर नहीं है। 1971 में पीएससी क्लियर करके जिला आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी बने और तब से कई वर्षों तक चिकित्सा में सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, लोगों का इलाज किया। उसके बावजूद रिटायर होने के बाद पिछले करीबन 10 से 15 सालों से जो बच्चे कॉलेज से पास आउट होते हैं उनको प्रशिक्षण देते हैं, उनको सिखाते हैं आयुर्वेद की नई नई कला, आयुर्वेद को जनता तक पहुंचाने का काम कर, लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रहे हैं। और अभी तक 78 वर्ष की उम्र में भी ऊर्जा उनकी कायम है। अभी तक आप 45 साल आपने वो सरकारी सुविधा दी, उसके बाद आप ये कितने सालों से कर रहे हैं? मैं करीब 23 सालों से ये कर रहा हूँ। अच्छा, तो जैसे आप ये प्रैक्टिस करते हैं, आपके यहाँ जो स्टूडेंट इस कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपने कितने स्टूडेंट से तैयार कर दिए? अभी तक हर साल 30 से लेकर 35 बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ फाइनल ईयर के, और हर वर्ष मेरे बच्चे बदल जाते हैं। अच्छा, मतलब 1000-2000 बच्चे ज्यादा, बल्कि इससे ज्यादा ही हो गए होंगे। हाँ। आज मध्य प्रदेश शासन में पीएससी में करीब 180 बच्चे मेरे द्वारा पढ़ाए हुए डॉक्टर हैं। दादाजी, आपके पास किन किन रोगों पे विशेषता है, मतलब कि ये आप इन पे इलाज मेरी करते हैं? विशेषता है आमवात, जोड़ों का दर्द मतलब, और आमवात के ऊपर मेरी विशेषज्ञता है, और श्वास के ऊपर विशेषज्ञता है, और मधुमेह पे मैं सफल चिकित्सा कर देता हूँ। मधुमेह। दादाजी ये अभी बीच में नवजोत सिंह सिद्धू पूर्व क्रिकेटर थे। नवजोत सिंह सिद्धू पूर्व क्रिकेटर हैं, उनकी वाइफ को कैंसर था। कैंसर हो गया था। उन्होंने मीडिया में आके बोला कि आयुर्वेद से मेरा कैंसर ठीक हो गया। ये मुमकिन है? ये तो मुमकिन है। हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। इंदौर के अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर भार्गव साहब कैंसर की चिकित्सा करते हैं, परंतु इन एलोपैथिक वालों का ऐसा गुट बना हुआ है कि ये अपने अलावा किसी रोग को मान्यता, किसी और दूसरी पैथी को मान्यता नहीं देते हैं। आज हिंदुस्तान में कई वैद्य लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा, कैंसर की आयुर्वेदिक चिकित्सा कर रहे हैं, परंतु उनको मान्यता नहीं है। दादाजी, जैसे एलोपैथी वाले बोलते हैं कि आप एलोपैथी में जाते हैं, आपको बुखार आया, इंजेक्शन लगाए आप ठीक हो जाएंगे। अब यहाँ आयुर्वेद में समस्या आती है कि आदमी को 3 दिन 4 दिन वो ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। आयुर्वेदिक की चिकित्सा प्रणाली अलग है और एलोपैथी की चिकित्सा प्रणाली अलग है। हम लोग क्यों आया, वो ज्वर बुखार की जिसकी चिकित्सा करनी है वो क्यों आई, क्यों हुआ, वो उसकी चिकित्सा करते हैं। और ये लोग एलोपैथिक में चिकित्सा जो की जाती है वो क्यों हुआ है, मतलब टेम्परेरी चिकित्सा होती है। दादाजी, आप ये 78 साल की उम्र हो गई। आपको ये कौन सी चीज मोटिवेट करती है कि आप आज भी इस कुर्सी पे बैठे हो, लोगों की सेवा कर रहे हैं? केवल ये कि मैं जब श्वास के रोगियों को तकलीफ में देखता हूँ तो मेरी प्रेरणा होती है, अंदर से प्रेरणा बनती है कि उनकी सेवा करूं। उनका कष्ट मेरे को देखते नहीं बनता है। आपकी जो आप गवर्नमेंट जॉब में जब लगे तो आपको मतलब किस सन में लगे, किस पद पे लगे थे? मैं सन 1972 में सन 71 अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज से मैंने BMS किया। और PSC 72 में करी और 72 में ही सर्विस में आ गया था। अच्छा। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के रूप में सर्विस में आ गया, और यहाँ आकर के मुझे जिला अधिकारी का पद मिला, और मेरे अंडर में लगभग 200 दवाखाने थे। तो आपने पूरा जो सेवा दी यही मंदसौर में दी? नहीं, मंदसौर में उसके पहले भी मैं मंदसौर में रहा हूँ। 84 से 88 तक मंदसौर में रहा। फिर मैं राजनीतिक उत्पीड़न होकर के यहाँ से गया था। अच्छा। एक राजेंद्र सिंह राणावत थे, उन्होंने ट्रांसफर करवाया था। फिर जगदीश जी देवड़ा
की पत्नी का मैंने ट्रीटमेंट किया और वो मुझे ट्रांसफर करवा के यहाँ लेके आए। ये जो अपने यहाँ के उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, इनकी किस चीज का ट्रीटमेंट करा रहे? मैंने आमवाद का चिकित्सा करी उनकी, और भगवान की दया से आज तक वो स्वस्थ हैं। ये आमवाद में क्या क्या आता है? आमवाद में जोड़ों का दर्द, हाँ, ये छोटी जॉइंट से दर्द शुरू होता है, छोटे जॉइंट से लेकर बड़े जॉइंट तक दर्द होता है, और पीछे रीढ़ की हड्डी में भी दर्द होता है। हड्डियों के रोग आते हैं इसमें आमवाद। दादाजी जैसे आप तो सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव से कर रहे हैं, आयुर्वेद का जो आप आयुर्वेद की भी सेवा कर रहे हैं और जनता की भी सेवा कर रहे हैं। हाँ। और बहुत से ऐसे आयुर्वेदिक क्लिनिक है जो सिर्फ ढोंग करते हैं आयुर्वेद के नाम पे, तो ये पहचान कैसे की जा सकती है कि आदमी ओरिजिनल है या नकली है? देखिए, आमवाद की चिकित्सा में या कोई भी श्वास की चिकित्सा में एक खुराक में फायदा कभी नहीं होता। आयुर्वेदिक चिकित्सा अगर एक खुराक में फायदा कोई वैद्य दावा करता है, हाँ, कि मैं एक खुराक में फायदा कर देता हूँ, तो उसमें निश्चित मान के चलिए कि वो एक खुराक में एलोपैथिक दवा मिली हुई। आप आयुर्वेद का भविष्य क्या देखते हैं भारत में? आयुर्वेद का भविष्य बहुत उज्जवल है। इसमें बाबा रामदेव ने बहुत मदद करी है, और शासन को भी चाहिए कि इस प्रकार का आयुर्वेद को प्रोत्साहन दे। अभी वर्तमान में आयुर्वेद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, परंतु जितना मंत्रालय अगर आयुर्वेद का अलग हो जाए तो आयुर्वेद बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो दवाइयाँ के अरबों खरबों रुपए का इनका टर्नओवर है, ये आयुर्वेद को मतलब उनकी इमेज खराब करने की, ये तो आयुर्वेद की इमेज खराब करने के लिए बना रही दवा। कुछ ही कंपनियां ऐसी हैं जो आयुर्वेद की बहुत अच्छी दवाइयां बनाती हैं, जैसे सौराष्ट्र में गोंडल है, हाँ, उसकी कंपनी की दवा बहुत अच्छी आती है। कृष्ण गोपाल कालेड़ा कंपनी की अजमेर में एक दवा औषधि, धर्मार्थ औषधालय है, ट्रस्ट का औषधालय है, इनकी दवाएं बहुत अच्छी आती है। आपके जीवन में आपने हजारों पेशेंट देखे होंगे, आपको उनमें से कुछ ऐसे पेशेंट याद है जो बिल्कुल 0 से 100 पे पहुंचे हो? मतलब स्वास्थ्य के मामले में? स्वास्थ्य के मामले में, हाँ, मुझे कुछ पेशेंट का आज भी याद है कि मैंने आमवाद के पेशेंट जो कि बिस्तर पे पड़े हुए थे और चल नहीं पा रहे थे, श्री जगदीश देवड़ा की पत्नी श्री रुक्मणी जी बिस्तर पे थी जी, और 20 साल पहले मैंने उनकी चिकित्सा करी और वो उठ के खड़ी हो गई और आज तक स्वस्थ हैं। जनता से कुछ अपील हो या फिर युवाओं से कुछ हो? आप आयुर्वेद में स्वास्थ्य के जो नियम बताए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये अगर तीनों बराबर हों तो आदमी स्वस्थ रहता है। आहार के बारे में जहाँ तक कहना है मेरे आयुर्वेद के विषय में, कि आयुर्वेद विषय आहार के विषय में बताता है कि आजकल आहार के बारे में जो लोग बाजार में खाने का प्रोग्राम करते हैं, केवल घर का भोजन करें तो ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। एक सवाल है कि जैसे एलोपैथी का चलता है, वहाँ नई नई रिसर्च होती है, नई मेडिसिन डिस्क्राइब होती है, नई कोई बीमारी आई तो उस पर रिसर्च होता है, वो मतलब प्रोग्रेसिव है। आयुर्वेद में चरक संहिता पे चलता है मूल रूप से, तो इसमें ऐड होता है कुछ नई रिसर्च ऐड होती है कि आयुर्वेद में हमारे ऋषि मुनि रिसर्च कर गए, हमें रिसर्च की आवश्यकता नहीं है। कई वैद्य लोग ये कहते हैं कि रिसर्च होना चाहिए जी। अरे ज्ञान होना चाहिए, उस विषय का ज्ञान हो। उस जैसे कि काली मिर्च, अब आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात काली मिर्च के बारे में। आप तो खाते होंगे? हाँ, खाते हैं, परंतु आपको ज्ञान है कि वो क्या क्या काम करती है? नहीं ज्ञान। हाँ। अब उसके ज्ञान के बारे में बताता हूँ। काली मिर्च, घी और शक्कर, तीनों एक एक चम्मच ले लीजिए, तो ये एविल का काम करेगी। अच्छा, एविल का काम करेगी। और सौंठ आप खाते होंगे, हाँ, परंतु ये नहीं मालूम है आपको कि सौंठ क्या क्या काम करती है। सौंठ रोकती है, काय को वात का शमन करती है, दर्द का नाश करती है। शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का दर्द हो तो सौंठ से गायब हो जाता है। अच्छा।
मेथी भी उसमें अगर मिला दी जाए तो सोने में सुहागा होता है। ये मतलब जो घरेलू नुस्खे हैं, जो आदमी मतलब जो घर में ही सामान मौजूद है उससे ठीक हो सकता है, हाँ। बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। हाँ, ये हमारा मसाजदान जो है अपने आप में मिनी दवाखाना है, छोटा दवाखाना है। अगर अब आपको बताऊं कि जैसे केसर, एक जमाने में केसर बहुत सस्ती मिलती थी, उसका उपयोग कम होता था, विदेश में नहीं जाती थी। परंतु जब से विदेश में जाने लग गई और केसर के बारे में मालूम पड़ गया कि हेमेटोनिक टॉनिक है, रक्त को बढ़ाने वाला टॉनिक है। अगर आप 1 ग्राम केसर को 10 ग्राम शक्कर में घोट के 10 खुराक बना देंगे और 1 खुराक प्रतिदिन देंगे तो 1 महीने देने में 3 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ता है। अच्छा, 3 ग्राम। इतनी ज्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली कोई भी दवा नहीं है। अगर बढ़ेगा तो खून चढ़ाना पड़ेगा, तभी वो खून बढ़ पाएगा, नहीं तो खाने की दवा से किसी से भी इतना खून नहीं बढ़ता। जी, जीवन रहा वो कैसा रहा, जर्नी कैसी रही आपकी बचपन से अभी तक की? मेरे पिताजी मेरे घर में आयुर्वेदिक चिकित्सा होती थी, तो मैं भी शुरू से आयुर्वेद में ही गया। मैंने कभी भी मन में विचार भी नहीं लाया कि मुझे एलोपैथिक चिकित्सा में जाना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे पिताजी के और मेरे दादाजी के संस्कार आए, इसलिए मैंने शुरू से आयुर्वेद को अपनाया और आयुर्वेद में ही मैं काम किया। और आज भी मैं बहुत सारी दवाएं स्वयं बनाता हूँ। दादाजी, हमने ये सुना है कि आपको ये चिकित्सा का तो ज्ञान ही है, आप ज्योतिष में भी रुचि रखते हैं और ज्योतिष का भी ज्ञान है? हाँ, ज्योतिष में भी रुचि रखता हूँ। कुछ समय ऐसा होता है कि शनिवार और मंगलवार ज्योतिष के मतानुसार आग्नेय दिन होते हैं। इस दिन अगर कोई ग्रह निर्माण किया जाए या रोगी की चिकित्सा की जाए तो वो बहुत लंबे समय तक होती है, इसलिए ये दिन अवॉइड करने चाहिए। परंतु सरकारी नौकरी में क्या है कि न शनिवार देखा जाता है न मंगलवार देखा जाता है, वहाँ तो हर रोगी की चिकित्सा करना पड़ती है। अभी आपके पास कितने मतलब किन किन बीमारियों की दवाई, कितने लाख रुपए की दवाई होगी आपके पास? मेरे पास अभी कम से कम 20 लाख रुपए की दवा होंगी। अच्छा। अंदाज 20 लाख। इसमें कुछ दवाएं मेरे पिताजी की है, कुछ दवाएं मेरे द्वारा बनी हुई है, और आज भी जो चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कब्जियत हटाने के लिए मैं त्रिफला चूर्ण और पंचसकार चूर्ण बनाता हूँ, तो ये प्रति 6 माह में बनाता रहता हूँ। जो आप ये चूर्ण वगैरह बनाते हैं तो ये आप खुद ही बनाते हैं या आप किसी से बनवाते हैं? नहीं, मैं खुद ही बनवाता हूँ। इसमें मेरे सहयोगी श्री मिलिंद जी वो हैं, जो पुखराज हर्बल इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। वो उनका सहयोग रहता है। मेरे यहाँ औषधि जो पिस्ती हैं वो सब उनके वहाँ बनती हैं। जीवन की कोई सीख आप जो शेयर करना चाहते हैं? जीवन में स्वस्थ रहने के लिए और लंबा जीवन जीने के लिए, बिना चिकित्सा के लंबा जीवन जीने के लिए आदमी को 3 चीज़ों से हमेशा 3 चीज़ों से में सावधान रहना चाहिए। जैसा कि पहले मैंने बताया कि जीवन के 3 उपस्तंभ हैं। पहला आहार, दूसरा निद्रा, तीसरा ब्रह्मचर्य। देखिए, आहार के बारे में आज मंदसौर जिले में जब मैं आया था 20 साल पहले, तब लोग घर में खाना खाते थे, परंतु आज इसी कुछ दुकानें खुल गई कि सुबह होते से ही लोग 6 बजे से सही वहाँ भीड़ लगती है। कचौरी, समोसे, वो पोहे की भीड़ लगती है। तो हमेशा तला गला खाने से पेट के विकार, उदर विकार ज़्यादा हो सकते हैं। हमेशा पोहा खाने से वात का कोष्ठ हो सकता है, तो उससे अनेक प्रकार की व्याधियां पैदा होती हैं।